मैं भी आंसर लिखूंगा, आप भी लिखोगे, लाइव ही लिखेंगे, ठीक है। बेसिक्स। और फिर देखना कि आप कैसे लिखते हो और मैं कैसे लिखता हूँ, राइट। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो आज हम लोगों का सेशन इसी तरीके से होना है। पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको हाँ बेटा, क्या हुआ, ज्वाइन करो। अच्छा, वो एक्चुअली क्या है ना, आपने जूम मीटिंग को डाउनलोड नहीं किया। देखो, इस सेशन का जो मेन जो मोटो है आज, ये सेशन को, एक सेकंड मेरे बच्चे, 1 सेकंड। इस सेशन का जो मेन मोटो है, राइट, आंसर में हम इंट्रो कैसे लिखते हैं। ओके। क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रो? इंट्रो का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकते हो तो बोलो। आवाज नहीं आ रही सर है? बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, या प्रीफेस, ओके। या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, सर कोई भी क्वेश्चन को हल करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बताना सर। पृष्ठभूमि बताना। और चलो ठीक है, आप लोगों ने जो बताया अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फिर बताना, फिर सोचना। अभी मैं आपको एक बात और आपको बताता हूँ कि मैं पहले एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान। आपके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? आपके अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कोई आंसर कर सकता है? अगर आप क्या कहते हैं रेवती, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आर यू लाइब्रेरी? ओके, इट्स ओके। ओके ओके। और कोई बता सकता है? सेट ऑफ रूल, सेट यस। ऑफ रूल्स, सेट ऑफ, रूल। उसको बोल दो, उधर कर देगा वो, उसको डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ओके, देखा, ठीक है। आपने अपने सर अकॉर्डिंग, सर हम ऐसे आपने जो भी सर आंसर हम दिया। ये कह सकते हैं संविधान संविधान एक दस्तावेज है, क्योंकि ये हमें वर्तमान और भविष्य का एक बताता है कि हमें कैसे देश चलाना है। एक सेकेंड। ठीक है। सर संविधान के नियमों कैसी अ, अ, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो जी एक प्रकार का क्या है, एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है। है ना। जी जो डॉक्यूमेंट जो है, बेसिकली बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। और ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि गवर्नेंस कैसे होगी, गवर्नेंस कैसे होगी। क्योंकि हर गवर्नेंस का क्या होता है, अपना एक बेसिस होता है, किस बेसिस पे गवर्नेंस किया जाएगा। अब वो गवर्नेंस जो है कौन करेगी?
गवर्नमेंट करेगी। इस पॉइंट को धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करना है, राइट है ना। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कैसी गवर्नेंस होगी वो तो गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट जो तय करेगी, इस गवर्नमेंट का भी क्या होगा, कुछ नेचर होगा। होगा, हो सकता है कि ये नेचर आपका डेमोक्रेसी हो, या हो सकता है ये नेचर आपका डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ हो। कोई ऐसा स्टेट बता सकते हो जहां पे अभी डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ नेचर है गवर्नमेंट का? चाइना। सर साउथ कोरिया। ठीक। साउथ। अच्छा, गवर्नमेंट जो गवर्नेंस जो करेगी, तो किस नेचर का बेसिस का ये गवर्नमेंट है? अच्छा, गवर्नमेंट के कुछ कैरेक्टर भी होंगे। होंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रक्चर भी होगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर ये गवर्नमेंट जब गवर्नेंस करेगी तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली गवर्नेंस करना शुरू कर देगी। कुछ तो इसके पावर ऑफ सोर्सेस भी तो होंगे। कुछ तो इसके पावर ऑफ सोर्सेस भी तो होंगे मेरे बच्चे। अब आप मुझे बताओ, जो गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नेंस करेगी थ्रू द डॉक्यूमेंट, उसमें गवर्नमेंट के कुछ पावर ऑफ सोर्सेस गिवन होंगे। क्या ये सोर्सेस आपका, क्या ये अनलिमिटेड होगा या लिमिट होगा? ये मुझे बताओ। लिमिटेड होगा सर। लिमिट होगा सर। हाँ, वेरी सर गुड। लिमिटेड होगा, कुछ लिमिटेड होगा, बाउंडेशंस होंगे। लिमिटेड होगा। मतलब ये जो पावर ऑफ सोर्सेस जो होगी, इसकी जो एक्सरसाइज होगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा, एक बाउंड्री होगा गवर्नमेंट के ऊपर भी। होगा, गवर्नमेंट के बाउंड्री होगा। बेसिकली इस मैकेनिज्म को ये डेवलप करने की कोशिश करता है, और इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा गवर्नमेंट कैसा गवर्नेंस करेगा, राइट, इसके स्ट्रक्चर्स जो है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ सोर्सेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है। यहां तक तो सबको समझ में आ गई होगी बात, और आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। देखो, अभी आपको थोड़ी देर बाद जब आप आंसर लिखोगे, फिर मैं भी यहाँ पे आंसर लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर आपको कुछ चीजें, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगा। फिर आपको इसी बेसिस पे प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल होती है कि नहीं होती है? होती है सर। होती है। और कोई? कॉन्स्टिट्यूशन में कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इसको ध्यान से समझो, राइट है ना, इसमें गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है। गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है। मैंने आप सभी को एक बुक बताया था सुभाष कश्यप की, पढ़ने के लिए। होप जिस बच्चों ने पढ़ना शुरू किया होगा उसको काफी क्लियरली इस चीजों को लेकर के पता होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो पीपल होंगे, लोगों की होती है, उनकी कुछ एस्पिरेशन भी होती है कि नहीं होती है? एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षाएं होती है कि नहीं होती है? होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जो होता है वो गवर्नेंस करता है। लेकिन जो गवर्नेंस जो होगी, ऐसी तो नहीं गवर्नेंस सीधा सीधे तौर पे कर दिया जाएगा। उस गवर्नेंस का कुछ तो विजन होगा। होगा कुछ विजन, हाँ या ना?
ये मुझे आप बताओ। यस सर। यस। गवर्नमेंट जो गवर्नेंस जो करती है उसका कुछ विजन तो होगा। वो विजन क्या हो सकता है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? यस सर। तो जी सर। गवर्नमेंट जो गवर्नेंस जो करती है उस विजन को लेकर के डीपीएसपी में क्लियरली मेंशन है और डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अच्छा, फिर यहां से मान लो गवर्नमेंट ये डीपीएसपी को इवॉल्व करती है, तो हमारी क्या, तो सिटीजन का क्या दायित्व है? आप मुझे बताओ। अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी करेगी तो पीपल या सिटीजन किसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को करेगी या जो भी काम होगा? क्या आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज? फंडामेंटल ड्यूटीज। किसने बोला? स्वाति। स्वाति, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। आप सुभाष कश्यप वाली बुक लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत सही बोला बेटा। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा समझना। अगर आपसे कोई पूछे कि गुड गवर्नेंस क्या होता है तो क्या बता सकते हो? अगर कोई आपसे पूछे या मैं ही पूछ रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस? Sir, who follow the constitution and govern the country with the motive of welfare of ठीक, society, not बहुत अच्छा, profit. ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। गुड गवर्नेंस जब ही होगी जब सिटीजन अपना फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएगा। भाई, नागरिक जब अपना मौलिक कर्तव्य करेगा और साथ में सरकार अपना जब डीपीएसपी के अकॉर्डिंग जब वर्क करेगी, जब डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी जब दोनों एक साथ होंगे, तो हमें लगता है इससे बढ़िया गवर्नेंस कहीं नहीं हो सकता है। मैं कहने का मतलब है कि मान लो मैं आज आपको इंट्रो लिखाना सिखाऊंगा, ठीक है, इस क्लास में आप सीखोगे और मैं लाइव लिखूंगा, तो भाई ये तो मेरी डीपीएसपी है, ये तो मेरी पॉलिसी है, राइट? आप समझ रहे हो? ये तो चलो मेरा प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटीज नहीं निभाओगे, आप घर पे जाने के बाद आप बुक्स को नहीं पढ़ोगे, आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, अभी भी कोचिंग वाले के 2-4 पेज के नोट्स में अपनी जिंदगी रखोगे, तो फिर ऐसे ही आपकी 4-5 साल 6 साल चला जाएगा। इस बार भी आपका प्री नहीं होगा, प्री होगा तो गलती से आपका मेंस नहीं होगा, मेंस हो भी गया गलती से तो फाइनली आपका इंटरव्यू में बाहर आओगे, फिर आप ठप्पे लगा के चलोगे कि मैंने 4 बार 5 बार इंटरव्यू दिया। तो गुड क्लास होने का मतलब जो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं वो प्लस आपको अपनी ड्यूटी तभी होगी ना जी, बोलो हाँ या ना? तो कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अच्छा ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है क्या? जी सर। Yes, दिख रहा है sir. सर। ये पता नहीं ये कहाँ से हटेगा, ये हटता ही नहीं है। हाँ शायद हट गया क्या? हाँ, ठीक है। हट गया। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे बच्चे आपको कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम्म। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक विजन होगा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का सिटीजन के लिए एक विजन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, होगा एक ड्यूटी भी होगी और कुछ ऑब्लिगेशन भी होगा, होगा मेरे भाई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक विजन होगा, स्ट्रक्चर होगा, ड्यूटी होगा, ऑब्लिगेशन भी होगा, और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट। लेकिन क्या ये जो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो होगी, ये जो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो होगी, ये आप हमें बताओ, क्या ये चीजें डिटेल में होगी या शॉर्ट में होगी? ये मुझे आप बताओ, आपका क्या विजन है?
डिटेल में होगी सर। डिटेल में होगी। डिटेल में होगी। देखो, जी सर। आप कह रहे हो कि डिटेल में होगी, ठीक है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ये डिटेल में अगर ये चीजें होगी, विजन हो चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे ड्यूटी हो चाहे ऑब्लिगेशन हो, तो मुझे आप एक बात बताओ, कल को कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीजों को लेकर के अगर अमेंडमेंट करना हो, अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा आर्टिकल के थ्रू? 368। 1 368। यूपीएससी में 368, क्वेश्चन आया था, हाँ। तो अगर 368। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीजें अगर डिटेल में होगी, तो अमेंडमेंट भी करना बहुत डिटेल में हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझो एक बार। अच्छा, फिर जुडिशरी को इंटरप्रेट करने के लिए भी उसके लिए काफी डिटेल में उसके पास बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। समझा करो इस बात को लेकर। सर रिजिड समझ रहे मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहना हो चाह रहा जाएगा ना हमारा। हूँ? हाँ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। हाँ, तो बहुत फ्लेक्सिबल ज्यादा और हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो विजन है, स्ट्रक्चर है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन, ये डिटेल में नहीं है। ये एक गवर्नमेंट को एक इसका एक ग्लिम्प्स दिया हुआ है, मतलब एक झलक दिखाया गया है कि आप इस तरीके से इन चीजों को आप कर सकते हो। अगर डिटेल में होगा ना कोई भी चीजें, तो अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट, तो उस टाइम कुछ इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए, कुछ बॉडी भी बनाए गए। उस टाइम उस बॉडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। आप समझ रहे हो? कुछ ऐसी है आज के टाइम में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी कुछ अपने स्तर पे कुछ काम को अपने अकॉर्डिंग करती है, कुछ जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग करती है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो विजन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो ड्यूटी होगा, जो ऑब्लिगेशन होगा, इसका एक ग्लिम्प्स दिया हुआ है इसमें। कभी विजन बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अगर आप कभी किसी बुक में डिटेल में ये चीजें नहीं थी, आप कभी भी पढ़ना। इवन मैं आपको बताऊं, या बताता हूं आपको, कि अगर आपके पास, चाहे आप सुभाष कश्यप की बुक पढ़ रहे हो चाहे जो भी बुक पढ़ रही हो, अगर इसका डिटेल में अगर देने लग जाए, तो आप समझ सकते हो ना कि भारत कैसा होगा। इसका डिटेल तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये ग्लिम्प्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। मेरी बात समझ। ओवरऑल अगर मैं आपको ये बातें अगर मैं बताऊं मेरे बच्चे, कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा कंट्री कैसा होगा, इसका ग्लिम्प्स दिया हुआ है। अच्छा, सोसाइटी कैसा होगा, पीपल कैसा होगा, राइट, लोग कैसे होंगे, इसका एक ग्लिम्प्स दिया हुआ है। साथ में गवर्नमेंट भी कैसा होगा एंड गवर्नेंस कैसा होगा। मैं आपसे इसको अगर शॉर्ट में मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, तो क्या यही चीजें गवर्नेंस, गवर्न कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है मेरे बच्चे? करता है? बोलो हाँ या जी ना। सर। करता है, यस सर। जी राइट। सर। जी सर, करता है अब सर। इसके ऊपर मैंने यस करीब सर। इतने देर तक मैंने आपके सामने बात किया, ठीक है, समझ रहे हो? अब मैं आपको इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। मैं देखता हूं कि आप इस क्वेश्चंस का क्या आंसर लिखते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, संविधान क्या है? आप इसका आंसर लिखो। आंसर आप इसका 150 वर्ड का अगर टोटल रहेगा, तो आपको 25 to 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अगर यही आंसर देखो, ये सेशन जो है ना 10 मिनट्स में ये एंड हो जाएगा, ठीक है ना। 10 मिनट्स में अगर एंड हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एंड करके, है ना, इस सेशन को फिर से मैं आपको लिंक भेजूंगा, अगेन उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करना, ठीक है मेरे बच्चे। नहीं तो चलो करो अभी आप, राइट, है ना। 25 to 30 वर्ड। अगर 250 वर्ड का अगर क्वेश्चन रहेगा, आंसर अगर आपको लिखना हो, तो आपको 30 to 35 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। इस बात को ध्यान में रखो। और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, राइट। आप आराम से लिखो, आपके अकॉर्डिंग क्या आपके इसके आंसर हो सकती है, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लिखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, प्लीज। कितने वर्ड्स में लिखना है सर ये? आप इसको लिखो, 30 वर्ड्स में लिखो,
25 to 30 वर्ड्स में लिख इसका इंट्रो। आप कैसे इसका इंट्रो लिख दो, प्लीज यू कैन राइट, प्लीज राइट। आप सभी लोग लिखें, जो बच्चे जहां देख रहे हैं सभी लोग लिखें इसका आंसर, और आंसर लिखने के बाद अपने पास रखो। मैं भी अभी आपके सामने आंसर लिखता हूं, लिखिए आंसर। प्लीज ओपन योर कैमरा, श्रवंती, ज्योमी, शाहिद, स्वाति, सृष्टि, सिमरन, प्लीज चलोनी। मैं इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस 3-4 क्लासेस इसके लूंगा। आज फर्स्ट क्लास है, 3 क्लासेस और लूंगा तो आपका इंट्रो का विजन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज यू कैन राइट। बेटा मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल हो रहा है? नो, यू डोंट हैव टू सेंड हियर द आंसर, यू हैव टू राइट, राइट। मैं भी इसका आंसर लिखता हूँ। सभी अपना अपना आंसर लिखें। सर लिख लिया। ठीक है, इंट्रो लिखना है, हाँ। डन सर। ओके बेटा, अगर ये सेशन एंड हो जाएगा तो यू हैव टू वेट। ओके सर। अगर सेशन एंड हो जाएगा तो आपके फोन पे फिर से आ जाएगा। सब लोगों ने लिख लिया? जी सर। पहला सब। क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे इधर। फर्स्ट क्वेश्चन, कितने बच्चे हैं जिसका आंसर ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स आया है? मैंने आपको आंसर राइटिंग की पहली क्लास के बाद ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स मतलब 30 वर्ड्स में आया है। कितने बच्चों के आंसर हैं जो 30 वर्ड्स में? अगर 30 वर्ड से अगर आपका आंसर अगर एबव है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर 30 वर्ड से एबव है तो आप ए लिखो, अगर डाउन है तो डी लिखो, कम है तो कम वर्ड को काउंट करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20। 28 है सर। कितने हैं आपके? 28। सभी लोग लिखो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, ठीक। ओके, मैं देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर लिखा है, आंसर के ईच वर्ड के बीच में आपका जो डिफरेंस होना चाहिए 1 फिंगर डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि सुप्रीम यहां लिख दिया, फंडामेंटल और चिपका दिया, ऑफ तो बिल्कुल और साथ में चिपका दिया, फिर लॉ अलग कर दिया, फिर लैंड अलग कर दिया, इस तरीके से। ये मुझे बताओ, 1 फिंगर गैप है? यस या नो लिखो। जी सर। ओनली 1 फिंगर गैप, यस या नो, ईच वर्ड। यस सर। यस सर। 1 फिंगर गैप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कितने लोगों ने कंजंक्शनल यूज किया है? कंजंक्शनल टर्म, कंजंक्शनल टर्म का मतलब होता है मेरे बच्चे कि आपके आंसर में कितनी फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये फुल स्टॉप जो है, या कॉमा कितनी, एक केवल लगा फुल हुआ है स्टॉप बस। मैं पूछ रहा हूँ। 1 फुल स्टॉप है, या 2 फुल स्टॉप है, या 3 फुल स्टॉप है? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ठीक है, मैंने ये भी देख लिया आपका। नेक्स्ट बताओ, कितने लोगों ने अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है, आज जैसे मैंने बोला आपसे, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने लोगों ने आंसर इसका कॉन्स्टिट्यूशन एज और से स्टार्ट किया है, या कॉन्स्टिट्यूशन एज ये टर्म यूज किया है? कितनी बार यूज किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? ये मुझे बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है और इज जो एक वर्ड है, कितनी बार यूज किया है? क्या आप सभी लोगों ने इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टार्ट में लिखा है? स्टार्ट में लिखा है तो यस यस लिखो। चलो, अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। क्या इस क्वेश्चंस का आंसर, क्या मैंने शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन इज से किया है? नहीं किया है। नो सर। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन एज करूंगा तो मेरा यूपीएससी के आंसर में और स्कूल और कॉलेज के आंसर में क्या डिफरेंट रह जाएगा? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये आंसर तो स्कूल और कॉलेज के जैसा हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीजें कभी नहीं लिखनी है, ये स्कूल की लैंग्वेज है। अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, इस पॉइंट को आप समझा करो अच्छे तरीके से। जैसे अगर अब आपको बोला जाए कि भाई गाय के ऊपर निबंध लिखो या एस्से लिखो, तब क्या क्या लिखोगे? गाय घास खाती है, गाय की 2 मूछें होती है, गाय दिन में 2 बार दूध देती है, गाय की 4 टांगे होती है, गाय ये खाती है। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चों, हम लोग ऐसे लिखते थे ना आंसर। काउ इज एन डोमेस्टिक एनिमल, काउ हैज 4 legs। यू आर राइटिंग द आंसर दिस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ। कुछ बच्चों ने तो 2-2 पैरा में लिख दिया आंसर। मतलब समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
तो सारा का सारा खेल बॉस पढ़ने का है। आप जितना बुक को पढ़ोगे, जितना सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका वर्ड आपका निकल के आएगा, वही आपको आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। ठीक है चलिए मैं निकालता हूं। स्क्रीन विजुअल हो रहा है सबको? यस सर, विजुअल हो रहा है सर। मेरे आंसर विजुअल हो रहे हैं आप सभी को? नो सर, विजुअल नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, ओहो ओके। नहीं हो रहा सर। अच्छा, आपके सामने ही तो लिखा था। जी जी सर, लिखे थे सर इंग्लिश में। देखो, आई थिंक अब विजुअल हो रहा होगा आप सभी को। नाउ इज इट विजिबल? विजुअल हो रहा है सर। अब हो रहा है आप सभी को विजिबल? अब थोड़ा ध्यान से देखना। देखो बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम जिस लेवल पे अभी पढ़ रहे हो, किसी का 2025 तो नहीं होने वाला है। हो भी जाएगा तो गलती से होगा, देख लेना। नॉलेज होना, नॉलेज को इंटरप्रेट करना, बहुत अलग अलग चीजें हैं। देखो मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन है। सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, मैंने आपके सामने ही लिखा है। एक्सप्रेसिव कंसेप्शन एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, फिर कॉमा लगाया। देखो किस तरीके से कॉमा लगाया। यूपीएससी कंजंक्शनल टर्म को भी काउंट करती है। आप जितना फुल स्टॉप लिखोगे, जितना कॉमा लिखोगे, इसको भी यूपीएससी काउंट करती है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। कुछ एग्जामिनर नहीं काउंट करते हैं, कुछ काउंट करते हैं। ये भी तो आपका वर्ड है। और अगर आप मेरे वर्ड को देखोगे लिखता हुआ, जो यूपीएससी के जो आंसर्स होती है, उसमें आपके पास जो कॉपी होगी, आप उसमें एक लाइन में 5 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख पाओगे, अगर आप यूपीएससी के दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। क्या मैंने एक लाइन में 5 वर्ड्स लिखा है मेरे बच्चे? देखो, जी सर। वर्ड्स भी मैंने 30 के अंदर ही फिनिश कर दिया है। क्या मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इज लिखा है? नो। नहीं लिखा है। नो सर। अच्छा, कंजंक्शनल टर्म में देखो ऑफ मैंने यूज किया है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कंजंक्शनल टर्म देखो। एक चीज तो आप और समझो, आप जितनी बार फुल स्टॉप लगाओगे, हर एक फुल स्टॉप लगाने के बाद जब आप नए सेंटेंस को फ्रेम करोगे, तो आपको सुटेबल कुछ प्रिपोजिशनल फ्रेज चाहिए। मतलब कुछ ऐसा वर्ड चाहिए एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में, जो उसको स्टार्ट कर सके। किसी भी सेंटेंस को शुरुआत करने में कुछ तो ऐसा सब्जेक्टिव टर्म चाहिए ना, जो सेंटेंस को शुरुआत कर सके। तो पहली बात, एक ही फुल स्टॉप के अंदर खत्म करना है, कोशिश करना है एक ही फुल स्टॉप का। एक कर रहे हो तो आपका आंसर 75% ठीक है, दो कर रहे हो तो आंसर 40% ठीक है, तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे 20%। कोशिश करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? देखिए सारा का सारा ये जो मैंने जो टर्म जो मैंने यूज किया है, ये सारा का सारा माय डियर टर्म है, ये आइडिया कैप्चरिंग का टर्म है। आपका एसेंस क्या कहता है, समझ पा रहे हो मेरे अकॉर्डिंग? तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना, इसलिए दो स्टेटमेंट में यूज नहीं करना है, इसको आपको समझना है। अच्छा, सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है ना, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेप्शन, मैंने कॉन्सेप्शन का यूज किया है। कितने लोगों ने अपने आंसर में स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन का यूज किया? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन का यूज किया है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। आप आंसर पढ़ो, मैंने सबका आंसर पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर और ओरिजिन का यूज किया है ना? मैंने स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन की जगह मैंने कंसेप्शन नाम का वर्ड यूज किया। इन दो वर्ड की जगह मैंने एक वर्ड यूज किया। मेरे बच्चे, आप लोगों के मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं? एक सेकेंड।
मैंने स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन के जगह मैंने कंसेप्शन नाम का वर्ड मैंने यूज किया। अब ये कंसेप्शन कोई भारी वर्ड तो नहीं है। आप अगर न्यूज़पेपर कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो वहां आपने देखा होगा, अगर आपने बुक पढ़ा होगा, ये डे टू डे टाइप ऑफ वर्ड्स हैं। तो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ये 3 वर्ड्स हैं। इन 3 वर्ड्स को मैंने एक वर्ड में कन्वर्ट किया, कंसेप्शन। आप खुद समझो, अगर एग्जामिनर अगर मेरे आंसर को पढ़ेगा, बाद में, चलो बाद में बताता हूं। फिर देखो नेक्स्ट मैंने लिखा है कि कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, लिखा है ना, कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब देखो कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने बात बताया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने गवर्नमेंट लिखा है और कितने लोगों ने गवर्नेंस लिखा है, ये मुझे बताओ। गवर्नेंस कितने लोगों ने लिखा है? गवर्नमेंट जो है और गवर्नेंस है, दोनों में लार्ज कौन सा है, ये मुझे बताओ। दोनों में यूपीएससी के अकॉर्डिंग ज्यादा पावरफुल मीनिंग कौन डेवलप करता है? गवर्नेंस जो है ना एक प्रोसेस को बताता है, गवर्नेंस एक प्रोसेस को बताता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये एक इंस्टीट्यूशन को बताता है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन ही तो है जो स्ट्रक्चर उसका है, जो भी उसका ओरिजिन है, पावर ऑफ सोर्सेस जो है, उसको वो गवर्नेंस करता है। फिर से देखो मेरे बच्चे, एक बात और बताता हूं, फिर से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, राइट। एक्सटेंट ऑफ सोवरेन पावर, एक्सटेंट ऑफ सोवरेन पावर, राइट। कितने लोगों ने लिमिट और बाउंड्री टाइप का वर्ड यूज किया है? लिमिट यूज किए हो या बाउंड्री यूज किए हो या रिटर्न यूज किए हो, अनरिटर्न यूज किए हो, किया है? मैंने उसके जगह एक्सटेंट ऑफ सॉवरेन पावर यूज किया। सोचो कितना ब्यूटीफुल टर्म है, राइट। भाई देखो यूपीएससी को आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग, आपके आंसर्स में डेप्थ दिखना चाहिए, इंटेलेक्चुअल ट्रेट झलकना चाहिए। इस बात को आप समझो। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर आपका दिक्कत है, आपको समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितने लोगों ने इस आंसर में, मुझे एक बात बताओ, विजन टर्म का यूज किया है, स्ट्रक्चर वर्ड का यूज किया है? ये मुझे बताओ तो कितने लोगों ने विजन यूज किया, स्ट्रक्चर यूज किया, गवर्नेंस यूज किया? विजन और स्ट्रक्चर और गवर्नेंस ये इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है भाई, ये आपका बॉडी में आएगा, बॉडी में। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, मैनर ऑफ एक्सरसाइज इंजॉय स्पेशल लीगल सैंक्टिटी टू अचीव सोशल एस्पिरेशन। अब देखो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी मैंने वर्ड का यूज किया है, आप समझ रहे हो, राइट। इसके जगह कुछ लोगों ने क्या यूज किया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोगों ने पीपल यूज किया होगा। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल की जगह मैंने वर्ड यूज किया स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल ये भी एग्जामिनर के लिए ठीक है, अगर कोई एग्जामिनर स्पेशल लीगल सैंक्टिटी पढ़ेगा तो उसको ये भी ठीक लगेगा, लेकिन ज्यादा ठीक क्या लगेगा? ये लगेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सोशल एस्पिरेशन लिखा है, कुछ लोगों ने पीपल एस्पिरेशन लिखा होगा, लिखा होगा। आप ही मुझे बताओ सोशल एस्पिरेशन में और पीपल एस्पिरेशन में आपको सुनने में और दिखने में और एक ब्रॉड लेवल की बातें, ब्रॉड लेवल का जो थॉट है किसमें झलकता है? पीपल एस्पिरेशन में झलकेगा या सोशल एस्पिरेशन में झलकेगा? ये मुझे बताओ। सोशल में सर। दिखेगा ना, इसलिए मैंने सोशल में पीपल लिखते हो तो पीपल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल की जनता हो। बात। अगर मैं जी सर, सोशल की जनता बात लिखता हूं, सामाजिक की तो बात, समाज। तो थोड़ा सा जी एक सर। ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूं, मतलब इंक्लूडिंग द एथिक्स वैल्यू ऑफ सोसाइटी की वर्ड में बात कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं? और मैं एक बात कह रहा हूं, जितने लोगों ने आंसर लिखा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया, क्या आप लोगों ने वही टर्म यूज किया? मुझे अच्छे से पता है इस क्लास के 90% लोगों ने वही टर्म यूज किया होगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही आंसर सुपीरियर है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो यूपीएससी की पैरामीटर है, ज्यादा कंजंक्शनल टर्म मैंने यूज नहीं किया, मैंने डी इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स में लिखा,
मैंने इसका आंसर ऑर्डरली लिखा, इफेक्टिव लिखा, याद करो मैंने आपको ये सब टर्म सारा बताया था। मैंने वैसा लिखा, मेरा आंसर ही सही नहीं है, बेस्ट आंसर नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे समझ से ये मेरा आंसर है, जो मैं यूपीएससी के पैरामीटर को फॉलो कर रहा हूं। अगर 2 नंबर का ये इंट्रोडक्शन है तो मैं कह सकता हूं यूपीएससी जरूर मुझे 1 नंबर देगी, जरूर देगी 1 नंबर। 1.25 भी दे सकती है, 2 तो नहीं देगी क्योंकि यूपीएससी है। मैंने कहीं यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टर्म का यूज किया? अरे खुद से सोचो भाई। अगर बच्चे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मान लो आप 30 वर्ड में आंसर लिख रहे हो और 30 वर्ड के 30 वर्ड के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिख रहे हो, 3 वर्ड तो यही चला गया, बचा कितना? 27 वर्ड। आप कुछ कॉमा लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे, 3-4 वर्ड आपके यही चलेंगे, बच्चे कितने? 24 वर्ड। कभी आप ऑफ यूज करोगे, कभी आप द यूज करोगे, कभी आप एज वेल एज यूज कर रहे हो, ऐसे मिला जुला करके 30 वर्ड में से आपने 12 to 13 वर्ड्स लिखा होगा। ये 12 to 13 वर्ड्स जो है, क्या यूपीएससी के एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से मैच करेगा? अगर ये मैच करेगा तो 2 नंबर में से आप पहले ही 1 नंबर के अकॉर्डिंग आपने लिखा, तो आपको जरूर आंसर 0.25 मार्क्स देगा। आप डेफिनेटली मेंस लिख दोगे, डेफिनेटली आप इंटरव्यू को दे दोगे, लेकिन फाइनली आपको आईएएस आईपीएस रैंक नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। आप इस बात को समझो। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू विल बी टॉप इन दिस एग्जामिनेशन। अगर किसी को अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो भाई साहब सुनो, बता रहा हूं, किसी का अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 नंबर मिलना चाहिए। ये आपको एज गेन करना है। कोई भी क्वेश्चन है, मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी को मान लो 4 नंबर मिला है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 नंबर मिलना चाहिए, 5.5 मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। मैं ये चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। रट्टा मार कॉन्सेप्ट की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करो। तभी ना मैं आपको बोलता हूं कि बुक पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, वीडियो मत देखा करो। ये 2 टके के आजकल जो यूट्यूबर आ रहे हैं ना, जो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो बता रही है, उसको बोल रहे हैं कि भाई तू, मैंने आपके सामने लाइव आंसर लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। आप मुझे जो टॉपिक बोल दोगे मैं वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा आपके सामने ही, सब कुछ सामने होगा, और आपके सामने मैं लाइव आंसर लिखूंगा, आप भी लिखोगे। फिर आप देखना मेरा जो सिलेक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, लिख लो इसको कॉपी में, इसको लिख लो। जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं आपको, जो चॉइस ऑफ बेटा वर्ड जो है ना, ये क्रुशियल नहीं है। ये वही वर्ड है जो जनरल वर्ड होते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड है। मुझे बता, आज मैंने जितने सारे वर्ड को बेटा यूज किया, क्या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं पता? बताओ रेवती, कोई ऐसा वर्ड है बेटा? जरा खुद से सोचो। आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं भी वही बुक पढ़ूंगा जो दुनिया कोई बुक पढ़ रही है। तुम देखने गए हो क्या? जो सिलेक्टेड हुआ है वो केवल लक्ष्मीकांत बुक ही पढ़ रहा है। तुमने किसी टॉपर को देखा है? आप समझा करो इस बात को, मैं हमेशा ये बात कहना चाह रहा हूं। भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा सर, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। आईआर पढ़ोगे, आईआर की लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के टर्म यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि ज्यादातर आप अपने आंसर में फुल स्टॉप लिख रहे हो, स्टॉप लगा रहे हो, कॉमा लगा रहे हो, कंजक्शनल टर्म को यूज कर रहे हो, बार बार फुल स्टॉप लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो। नए सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं कि नया टर्म कैसे भी शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आपके जो आंसर जो है ना, डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट आपके आंसर में झलकना चाहिए। आप जो आंसर अभी लिखा है, स्कूल और कॉलेज की जगह आंसर लिखा है। यूपीएससी के अंदर बैठा हुआ बुढ़ा क्या पागल है क्या? वो उसको नहीं पता है
ये 5वें नंबर क्वेश्चंस क्या है, ये इसका आंसर तुम उसको लिख करके बता रहे हो कि संविधान ये है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए। क्या वो बेवकूफ आपको लगता है? उसको नहीं पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये इसका ये आंसर लिखा है। बच्चे को बच्चे को 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, इसलिए ये 150 वर्ड्स ऐसा यूज कर रहा है जो उसके आंसर को फुलफिल कर रहा है। आप समझा करो इस बात को, आप समझा करो। मैं आपको इस बात पे भाई, बहाना मत बनाओ कोई भी बच्चा, राइट? पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब आप कहोगे कि सर हमें ये चीजें कोई पढ़ाया ही नहीं। क्यों पढ़ाएगा कोई? तुम कोई बच्चा हो क्या? 22-23 साल, 24 साल, 25 साल के, तो क्यों पढ़ाएगा कोई? तुम्हारी इतनी समझ नहीं कि तुम खुद बुक को पढ़ के समझ सकते हो। जब इतनी समझ ही नहीं है तो आईएएस की तैयारी करने क्यों आए? सही बोल रहा हूं? खुद सोचो। जितना ज्यादा अपने आप को फोकस करोगे, अभी टेंशन मत लो कोई भी। जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हो ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी मैं आपको इसके ऊपर 4 से 5 क्लासेस लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़ोगे, घर से भी पढ़ के आओगे। आप आंसर, जैसे अभी सेशन एंड हुआ तो आपने मुझे आंसर भेजा कि नहीं भेजा? बेटा बोलो यस या नो। आवाज आ रही है? अरे, आवाज नहीं आ रही है। यस या नो? आ जी रही सर। तो मैंने आपको कुछ यस सर। बच्चों को मैंने अभी व्हाट्सएप कॉल भी करके आपको बताया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपके आंसर्स को मैं बराबर चेक करूंगा। मैं जब तक मेरे अकॉर्डिंग आप ठीक ना हो जाओ, राइट, तब तक यस सर। आपको इंट्रो के बाद हम बॉडी पे नहीं आएंगे, फिर कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने आपको याद करो जब आपका सेशन हुआ था तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का मतलब ये बताया था। इंट्रोडक्शन का मतलब भाई डेफिनेशन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ने मुझे बताया था कि इंट्रोडक्शन का मतलब सर डेफिनेशन। भाई साहब, इंट्रोडक्शन का मतलब नो डेफिनेशन, नो डेटा, नो कोड्स, नो एनेक्डोट, नो एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है भाई साहब स्नैपशॉट, राइट? इसका करक्स क्या होगा? समरी ऑफ एन एंटायर आंसर। समरी ही तो होगा ना, जो समरी लिखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना इंट्रो दो, तो आप मुझे ये थोड़ी बताओगे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6 से 9 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, फिर मैं ये काम करती हूँ। आप मुझे डेटा क्यों दोगे? इंट्रो बताता हूँ तो आप इंट्रो में आप क्या बताते हो? मेरा नाम ये, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये, मेरी मीडियम ये। उससे आपने अपना समरी पूरा एंटायर बता दिया। ये बताने लगोगी सर मेरे पापा की कैंसर से मौत हो गया, सर मैंने इसके जगह मैंने ये करना शुरू कर दिया, सर मैं वहां ये किया था, सर मैं ये किया था, मैंने उस कोचिंग में एडमिशन लिया था, नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, फिर सर मैंने वहां से ये कर दिया, फिर मैंने वो कर दिया। ये इंट्रो है आपका? इंट्रो तो नहीं हुआ ना। इंट्रो तो यही बात है, राइट? इसलिए समझा करो कि बेटा इसको या करक्स, डायरेक्टिव वर्ड्स के अकॉर्डिंग, समरी ऑफ एन एंटायर आंसर, मतलब ऐसा इंट्रो लिखना है कि उस इंट्रो को पढ़ने के बाद ये डिसाइड हो जाए कि आपका बॉडी और कंक्लूजन क्या होगा। और ध्यान रखना, जो चीजें इंट्रो में होगी वो बॉडी में नहीं होगी, जो बॉडी में होगी वो कंक्लूजन में नहीं होगी। वो धीरे धीरे आपके टाइम टू टाइम आपका जो है ना मैं इंक्रीज करता चलूंगा, आप इसकी टेंशन। इसलिए यूपीएससी के आंसर जो मैंने आपको बताया था, जो आंसर शुड बी इन ऑर्डरली, इफेक्टिव, राइट होना चाहिए, तभी आपका एक मीनिंगफुल आपका आंसर आएगा। एक्सप्रेशन, तभी आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो पाएगा। पॉइंट सबको समझ में आ रही है? मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है, राइट? लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं पता है? काउंटर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर मैंने तो ये देखा, अरे वो देखा। भाई जब तू ही सब कुछ देखा तो तू ही करना शुरू कर दे। जितना मैं बता रहा हूं लॉजिकली आपको बता रहा हूं। कुछ लोग क्या करेंगे, आंसर को क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट में लिख देंगे। कुछ लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। मतलब एग्जामिनर को कह रहा है चाचा सुनो, ये जो 30 वर्ड का जो इंट्रो है ना, इसमें मैंने 5 वर्ड पे तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, यही वर्ड मेरे ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 5 वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया यही ज्यादा मेरे आंसर को इंफेसाइज करना है, बाकी 25 वर्ड मेरे बेकार है, उसको मत आप देखो। आप यही कहना चाह रहे हो ना? आपको, आपके लिए हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करो, राइट है ना? आज तो मैंने आपको बेसिक्स दिया था, राइट है ना? फिर मैंने आपको बताया था, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आपको एक टॉपिक्स
मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कराऊंगा। फिर मैं आपको पहले मैं आपको इंट्रो लिखना सिखाऊंगा, जब तक आप इंट्रो में परफेक्ट ना हो जाओ। फिर आपका बॉडी, फिर आपका कंप्यूटर करना आपको ही, बस आपको बताना है मुझे 4-5 बार जी 10 बार सर। मुझे आपको हेल्प करना है। उसके बाद आपका जो बिल्कुल। थॉट प्रोसेस, राइटिंग का सब कुछ आ जाएगा। फिर आप देखना ये चीजें कहीं आपको नहीं मिलेगा, कितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स जो आप देख रहे हो। आप समझ रहे हो मैं जी क्या सर। बता रहा हूँ? ठीक है, जी जी। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई करो, केवल और केवल मेरे बच्चे जो जो मैं बुक्स बता रहा हूँ उस बुक्स पे फोकस करो, ठीक है? जी कोचिंग नोट्स के मटेरियल पे मत जाओ। ये चाहते ही नहीं है कि तुम आईएएस बनो, समझ रहे हो? खुद तो टीचर 10 जगह से पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना के आपको दे दिया है। टीचर का ना थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है नोट्स को बनाने के लिए। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप नोट्स के अंदर जितनी चीजें लिखी होंगी सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। भाई जितने ज्यादा चीजों को आप पढ़ोगे, आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, वो आपका डेवलप होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो ठीक है, बाय। सर, डायरी का एक बार देख लीजिए तो। हाँ, डायरी का मैं देख लेता हूँ। जी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सर, बस बाकी बनाया हूँ बट लेकिन कंफ्यूजन है।